हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। कैसे हैं आप? यहाँ नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ठंड है, बच के रहें। बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। तो दिस वीडियो अगेन ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बहुत बार पूछा जाता है जूम मीटिंग्स में। हमारे ऑफिस में लोग जब आते हैं फॉर कंसल्टेशन एंड फाइलिंग, देन दे आस्क दिस क्वेश्चन है कि हमारी रिफ्यूज़ल आ गई है, अब हमें क्या दोबारा अप्लाई करना चाहिए और कितने टाइम पीरियड इज़ द की वर्ड इन दिस वीडियो, कि कब अप्लाई करना चाहिए। इमीडिएटली कर देना चाहिए, 3 महीने 6 महीने, कितना वेट करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो करें तो कैसे करें, सो दैट ऐसा ना लगे कि आप एक जबरन, कहते हैं ना कि ऑफिसर को लगे कि आप तो बस पीछे ही पड़ गए, वैसा भी ना लगे। और ये सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा के लिए। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड इफ़ यू हैव एनी जनरल क्वेरी यू जस्ट राइट इन द कमेंट। बाकी फॉर पर्सनल केस डिस्कशन, बिकॉज जो कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं, हर बार हम कहते हैं कि ये जो हम वीडियो में आपको शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ जनरलाइज्ड फॉर एप्लीकेबल टू ऑल, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं दैट डिपेंड अपॉन योर सर्कमस्टांसेस, योर फैमिली, एवरीथिंग उसमें देखा जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने जूम मीटिंग रखी होती है, नंबर फ्लैश हो रहे हैं, यू कैन बुक अ स्लॉट। एंड इफ़ यू वांट टू मीट मी फिजिकली इन आवर ऑफिस, देन यू कैन बुक अपॉइंटमेंट। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, जस्ट व्हाट्सएप हेलो करना है, नो नीड टू कॉल, जस्ट व्हाट्सएप इट एंड यू विल गेट द डिटेल। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, रिफ्यूज़ल अगर आ गया तो घबराने की बात तो है नहीं। सबसे पहली बात, 1 आई है, 2 आई है, 3 आई है, डोंट वरी। तो ये सेंटेंस मैं ऐसे नहीं बोल रहा, हमने देखा है 4 5 6 रिफ्यूज़ल्स के बाद भी वीज़ा ग्रांट होता है, ठीक है ना। तो ये अपने माइंड से परसेप्शन हटा दीजिए कि आपकी मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स हो गई तो आपका आना ही नहीं है, खड़ा ही छोड़ दो उसका, ये होता ना। ये चीज़ आप मत करें और ना ही ऐसा सोचें। तो ये सबसे पहली क्लैरिटी हम देना चाहते हैं। यस, अगर रिफ्यूज़ल आया है, अब रिफ्यूज़ल किस सर्कमस्टांस में आया है वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। हम इस वीडियो में 2 या 3 चीज़ें बताएंगे जो कि जनरलाइज्ड हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी कब अप्लाई करना है स्पेसिफिकली टू योर प्रोफाइल, तो उसके लिए जूम मीटिंग आपको बुक करके कंसल्ट करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि रिफ्यूज़ल का मेजर कारण क्या है, ठीक है ना। अगर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस पर रिफ्यूज़ हुआ वीज़ा, ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस एक बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। वो एज सच इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस नहीं कहते हैं, वो उनकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से होती है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी गिव लेस वेटेज टू द योर जॉब। ये काफ़ी अलग अलग तरह के उनके सेंटेंसेस हैं, उनका मतलब एक ही निकलता है कि आप इकोनॉमिकली वीकर हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टैंडर्ड्स। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। तो ये रिफ्यूज़ल अगर आपका उस वजह से है, ठीक है, तब आपको अपना वो जो क्वेरी उनकी आई है ना, किस तरह से वो आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि ये चीज़ आप में कम है, तो उसको पूरे किए बिना दोबारा ना लगाएं अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग सर्कमस्टांस है, जो जर्नलाइज फॉर्म है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल आपका रिफ्यूज़ल आ गया है, ठीक है, एंड यू वांट टू नो कि अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब वो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे रिफ्यूज़ल है, तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि दोबारा अप्लाई करने से पहले जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस आपके वीक हैं वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, कौन से किसकी बात हो रही है, वो पूरा करने के बाद ही आप फाइल करें। अब इस केस में वी डोंट रिकमेंड कि आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद सेम कागज़ात के साथ दोबारा फाइल कर दें। सेम कागज़ात के साथ अगर आप जितनी मर्जी बार फाइल करेंगे, इसमें रिफ्यूज़ल ही आना है, अगर ये वाला सिनेरियो है आपका तो, ठीक है। तो अब इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस आप कर सकते हो, दैट इज़ द सेकंड ऑप्शन, ठीक है। पहला केस हमने क्या लिया, अकेले आपने अप्लाई किया, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के ऊपर आपका रिफ्यूज़ल आ गया, तो हम रिकमेंड कर रहे हैं कि जब तक वो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस जिस वजह से आया उसको आप इम्प्रोवाइज़ नहीं कर लेते, दोबारा फाइल मत करें। ये पहला सिनेरियो क्लियर हो गया। दूसरी ऑप्शन इसमें सब ऑप्शन इसमें दे रहे हैं, अगर सर्कमस्टांस मॉड्यूलेशन की कैपेसिटी है उस प्रोफाइल में। अब वो हम हर एक के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक का रिलेटिव बाहर नहीं बैठा, ठीक है, और हर एक के पेरेंट्स भी इतने कैपेबल नहीं होते हैं
कि उसमें हम सर्कमस्टांस मॉड्यूलेट कर पाएँ। तो ये जो चीज़ है सर्कमस्टांस वाला रोल प्ले होता है अगर आप इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को किसी तरह से इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो सेकंड सब कैटेगरी उसकी होती है कि सर्कमस्टांस को मॉड्यूलेट कर दिया जाए। अब वो सर्कमस्टांस कैसे मॉड्यूलेट होगा वो आपको प्रोफाइल डिस्कशन से पता लगेगा। ऐसा हम कोई जर्नलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि आप ये कर लो, ये नहीं हो तो ये कर लो। तो जर्नलाइज स्टेटमेंट जो हमने दिया उसका सोल्यूशन तो ये है कि जो इकोनॉमिक चीज़ उन्होंने फाइंड आउट किया आपकी, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसको स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप दोबारा फाइलिंग करें, ठीक है। और अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते तब सर्कमस्टांस के ऊपर जाइए। सर्कमस्टांस वाले में गैप कितना देना है वो अकॉर्डिंग टू द इवेंट डिसाइड होगा, ठीक है ना। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से बाहर जा रहे थे, किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे, तो वो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कब आपने फाइलिंग करनी है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको देते हैं क्लैरिटी के लिए कि अगर सपोज आप किसी के बर्थडे पे जा रहे थे रिश्तेदार के, ठीक है, और आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है, राइट। अब इसमें एक हमने पीछे आपको वीडियो बताया था कि टाइमिंग आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए फाइलिंग का, ताकि अगर दोबारा फाइलिंग करनी पड़े तो आपके पास उस इवेंट के बीच में गैप हो। तो अगर आपने प्रॉपर टाइमिंग रखी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि जब आपका रिज़ल्ट आया तो आपके पास अभी इनफ टाइम है दोबारा फाइलिंग करने का। तो इस सिनेरियो में जब इवेंट आपके सामने दिख रहा है, महीने बाद है और आपका रिफ्यूज़ल आ गया है और सर्कमस्टांस मॉड्यूलेशन की पॉसिबिलिटी है, तो तब आप वेट मत कीजिए, उस इवेंट को आने से पहले आप दोबारा फाइलिंग कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपका सर्कमस्टांस जो है वो मॉड्यूलेट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो आपको केस डिस्कस करके ही पता लगेगी, ठीक है। ये आपको हमने पहला सिनेरियो दे दिया। दो बातें इसमें हमने बोली हैं, अकेले आपने अप्लाई किया, रिफ्यूज़ल आया, इकोनॉमिक सर्कमस्टांस रीज़न था, उसको इम्प्रोवाइज़ कीजिए, तब फाइल दोबारा कीजिए। अगर इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते तो मत करिए फाइल, सर्कमस्टांस के बारे में डिस्कस कीजिए। अगर सर्कमस्टांस मॉड्यूलेशन पॉसिबल है देन ज़्यादा वेट ना किए बिना उस इवेंट से पहले आप दोबारा फाइल कर सकते हैं। पहले हमने आपको क्लैरिटी दे दी, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। ये चीज़ ऐसी है, इसमें हमें भी जब पर्सन्स आके हमसे मिलते हैं कि बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है, एवरीथिंग इज़ अप टू डेट, प्रॉपर्टी है उनके पास, इनकम अच्छी है, सैलरीड है या बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सारा कुछ उनके पास है, फिर भी वो रिफ्यूज़ल ड्यू टू रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स रिफ्यूज़ल आता है। उन केसेस में उनको हम पूरी क्लैरिटी देते हैं डिस्कशन के बाद कि आपका आ जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं हुआ है। तो ऐसा अगर आपका केस है, आपको लगता है कि मेरे पास एवरीथिंग है, आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ यू फिट इन ऑल ऑफ दोज देन आपका जो रिफ्यूज़ल आया वो आया ड्यू टू मिस प्रेजेंटेशन, या उसको हम कहते हैं बेसलेस रिफ्यूज़ल ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ ऑफिसर। इस पर हमने पूरा वीडियो बेसलेस रिफ्यूज़ल पे बनाया हुआ है। अगर ये चीज़ है, इसमें कुछ मैटर नहीं करता, इसमें आपको इमीडिएटली फाइल करना है, जल्दी से जल्दी, नो मैटर वॉट, अगर आपका रिफ्यूज़ल बेसलेस है। अब बेसलेस अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप डिस्कस कर लीजिए, आपको बता देंगे। तो बेसलेस रिफ्यूज़ल में देयर इज़ नो नीड टू वेट एंड यू शुड फाइल एज सुन एज पॉसिबल, ये रिकमेंडेशन है। ये सेकंड आपका सिनेरियो हो गया। ये किस केस में है, जिसमें आपके पास जिस पॉइंट के ऊपर प्रोफाइल एवेल्यूएशन होती है और वीज़ा ग्रांट होता है वो सब आपके पास हैं, ऑल टिक लग रहे हैं, ठीक है। डिटेल के लिए आप वीडियो पिछले देख सकते हैं, इसमें हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हमने बहुत वीडियोस पहले बनाए हुए हैं। अगर इफ़ यू वांट टू डिस्कस कि चलो क्या पीछे देखना, आपसे डिस्कस कर लेते हैं सीधा, तो जूम मीटिंग बुक कीजिए, आपको हम बता देंगे कि ये बेसलेस रिफ्यूज़ल है या नहीं, तो इसमें आपको वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर वो बेसलेस है देन नो नीड टू वेट, इमीडिएटली आज बेसलेस रिफ्यूज़ल आया है, आपने हमसे डिस्कस किया शाम को, अगले दिन या एक दिन छोड़ के यू शुड फाइल। इसमें फ़ायदा क्या होगा, इसमें एक तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए होंगे वो ज़्यादा पुराने नहीं होंगे, उस पर दोबारा फाइलिंग हो जाएगी। दूसरा, बेसलेस रिफ्यूज़ल में ये रिकमेंडेड होता है, क्योंकि इसमें ये है कि या तो प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं हुआ, आप फाइलिंग करवा सकते हैं हमारे से, वी डू फाइलिंग ऑल्सो, आपको जैसे मालूम है, वी कीप ऑन अपडेटिंग द रिजल्ट्स, राइट। तो उसमें या तो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं हुआ या ऑफिसर ने इग्नोरेंस करी है। तो इन दोनों सिनेरियोज़ में या आप दोबारा फाइलिंग करेंगे इमीडिएटली और सारा कुछ ओके है, देन वीज़ा आपका आ जाएगा, नो नीड टू वरी, ठीक है। सो दिस इज सेकंड सिनेरियो। अब तीसरा सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो ऐसा है, कई बार ऐसा होता है आपके पास ना डॉक्यूमेंटेशन जितने उनको रिक्वायर्ड है ना, उनकी कुछ कमी रह जाती है,
ये स्पेशल एक केस तीसरा बन रहा है जिसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपकी जॉब लगी हुई है, 2 साल हुए हैं आपको और आपने वीज़ा फाइलिंग कर दी, जॉब बहुत अच्छी है, जॉब अच्छी है मतलब एवरीथिंग इज़ गुड। अब ये मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा सरकारी है या प्राइवेट है, ये मैटर नहीं करता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सरकारी हो चाहे अपनी प्राइवेट हो, डजेंट मैटर, व्हाट मैटर इज़ हाउ मच यू आर मेकिंग, कितनी आपके पे पैकेज है, ठीक है वो। अब इस सिनेरियो में हमको बता रहे हैं थर्ड कैटेगरी में कि आपका 2 साल हुए हैं आपकी नौकरी को और एवरीथिंग इज़ ओके बट रिफ्यूज़ल आ गया, तो इस सिनेरियो में आपको रिकमेंड करेंगे कि वो चाह रहे हैं कि आपका 3 साल का जॉब हो एटलीस्ट, मतलब तीसरा ITR दे वांट कि आपका होना चाहिए। तो इस सिनेरियो में आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आप वेट करें 3rd ITR तक, ठीक है। जब आपका तीसरा ITR, तीसरे साल मतलब 2 साल का आपका ITR है, तीसरा आपको वेट करना है, जब वो आप फाइलिंग कर लेंगे इतना आपको वेट करना ही है, इसमें जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आपका रिफ्यूज़ल इसी वजह से आया कि आपके पास 2 ITR हैं, आपकी जॉब नहीं है। तो एक तीसरा साल का ITR जब आ जाएगा देन यू टिक ऑल द कॉलम्स, तब आपका उसमें आने का प्रोबेबिलिटी हाई बच जाएगी। तो इस सिनेरियो में जब तक आप तीसरा नहीं करते फाइल, यू शुड वेट, इसमें हरी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जल्दी किस में करनी है, बेसलेस रिफ्यूज़ल में ही जल्दी होनी है, इस वाले में आपको वेट करना पड़ेगा। अब कितना वेट करना पड़ेगा, उतना वेट करना पड़ेगा जब तक नेक्स्ट ITR नहीं होता। अब वो चाहे 6 महीने का गैप है, चाहे 3 महीने का गैप है, इट्स अप टू यू कब आपने फाइलिंग करी। तो रिकमेंडेशन तो ये रहती है, अगर आप किसी नई जॉब को आपने ज्वाइन किया है तो एटलीस्ट अच्छी जॉब है वो आपकी, तो 3 साल का आपके पास उस जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी को वो वेटेज देते हैं। अगर आप नए जॉब के ऊपर फाइलिंग कर दोगे, ठीक है। अब ये इसमें एक और सब क्लॉज आपको बता देते हैं कि अगर आपने चेंज की है, यहाँ पर भी एक ये भी क्लैरिटी आपको दे दें, अगर आपने चेंज की हुई है, आपका ITR आपके पास पहले से चलता आ रहा है बढ़िया और अब और अच्छा हो गया है, ठीक है ना, पहले भी अच्छा था, आपने जॉब चेंज करी और अच्छा हो गया, बट आपके पास ITR तीनों हैं, देन नो नीड टू वेट, तब आप फाइलिंग कर सकते हो। तब आप एक बार डिस्कस कर लीजिए कि आपका सिनेरियो क्या है, पे पैकेज किस तरह का है, अब वाले में और पहले वाले में, उसमें आपका कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, वो आपको डिस्कशन से आपको क्लैरिटी दे देंगे। बट अगर आपका 3 साल का ITR आपके पास ऑलरेडी है देन नो नीड टू वेट, अगर नहीं है, आपके पीछे ITR ही नहीं है, आपके पास है ही 2 साल का, देन यू मस्ट वेट, ठीक है। सो एक आपको यहाँ पर वो एक रटाया जो कहते हैं ना, बात फैली हुई है कि रिफ्यूज़ल आ गया जी 3 महीने के बाद ही करना है, रिफ्यूज़ल आ गया जी 6 महीने, वो चीज़ आप भूल जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने आज किसी की रिफ्यूज़ल, हमारे पास केस आया, अगले दिन लगाया परसों और 4-5 दिन के अंदर उसका एक्सेप्टेंस आई, तो ये चीज़ नहीं होती है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वेट इतना करना है, 3 महीने करना है, 6 महीने करना है, मैंने आपको बता दिए हैं किस किस हिसाब से, किस किस तरह से आपको दोबारा फाइलिंग करनी है। और हाँ, फाइलिंग करके ही वीज़ा आएगा, ये भी आप अंडरलाइन मार्क माई वर्ड्स। अगर आप बैठ जाओगे जी हम तो हमारी तो 2 रिफ्यूज़ल आ गई, 3 रिफ्यूज़ल आ गई, अब आना ही नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए आप ट्राई करेंगे तभी आएगा, राइट। फाइल उनके पास जाएगी, आप बताओगे भाई हम जेन्युइन हैं, हमारे पास सब कुछ है जो आप चाह रहे हैं, तभी तो आपको वीज़ा देंगे ना, राइट। सो होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।